हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें हम लोग पोएम भी डिस्कस करेंगे और इसमें हम ABOI को भी डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे भी जिस स्टूडेंट को इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है, आज उनकी कंफ्यूजन आई होप दूर हो जाएगी। सो कंपनी के केस में दो कैटेगरीज हैं, एक है रेजिडेंट और एक है नॉन रेजिडेंट। सो सबसे पहले वाला जो क्राइटेरिया है ना, अकॉर्डिंग टू मी, तो सबसे पहला टेस्ट लगा लो एक इनकॉर्पोरेशन का, राइट, या फिर जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। सो एक कंपनी कहाँ रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट हुई है ये पता लगाओ। अगर आपका आंसर है इंडिया, तो फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये डायरेक्ट यहाँ रेजिडेंट हो जाएगी। कहाँ? भारत में। ठीक है। अब अगर ये गलती से इंडिया के बाहर कहीं मिलती है इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। ठीक है। हम उसको फॉरेन कंपनी नाम दे करके हमेशा बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इस फॉरेन कंपनी का पोएम चेक करना होगा फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, जिस भी प्रीवियस ईयर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इसका भारत में पोएम क्या है। व्हाट इज पोएम? द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को एक जर्नल टर्म में बताऊं तो पोएम इज नथिंग बट वी चेक कि इसका हेड और ब्रेन कहाँ है। वेयर इज द हेड एंड ब्रेन? कहाँ से कंपनी जो है वो चलाई जा रही है, दिमाग कहाँ है इसका। ठीक है, वो चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हमारे पास CBDT ने कुछ गाइडलाइंसेस दे रखी हैं। ठीक है, कुछ गाइडलाइंसेस दे रखी है। दो सर्कुलर्स हैं, इन सर्कुलर्स को हम फॉलो करते हैं। एक तो है 6/2017 और एक है 8/2017। तो इनको हम फॉलो करते हैं टू डिटरमाइन पोएम। और ये हमें कॉन्सेप्ट देते हैं दो। ये कहते हैं कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म रखना है। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे ना कि यहाँ पे मुझे अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, तो आप हमेशा फॉर्म को प्रेफरेंस ना देते हो ना, सब्सटेंस को, कि एक्चुअल में क्या पिक्चर है, आपको क्या दिख रहा है, क्या दिखाया जा रहा है ऑन रिकॉर्ड्स, वो नहीं, एक्चुअल में पिक्चर क्या है, यानी कि सब्सटेंस पे आपको बेसिकली फोकस करना है। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि ABOI टेस्ट कर लो। ठीक है, ABOI का मतलब क्या हुआ? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसका ना एक छोटा सा, अगर आप लोग रिलेशन समझ लेंगे तो ये चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये सारा कुछ हम कर किस लिए रहे हैं? एक फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में। अगर इंडियन कंपनी है तो हमें कोई डाउट ही नहीं है ना, वो भारत में टैक्स देगी देगी। फॉरेन अगर रजिस्टर्ड है वो कंपनी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो परसेंटेज अपने दिमाग से निकाल देना है कि यहाँ 1% भी चांस ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन बाहर इसलिए कराया गया है ताकि भारत में इनकम टैक्स को डिच किया जा सके, मीन्स यहाँ टैक्स ना पे करना पड़े। सिर्फ इस सोल लॉजिक से तो ये बाहर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। उसके लिए मुझे देखना है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि इसके हेड एंड ब्रेन कहाँ है। मतलब ये कंपनी बनी तो बाहर है, लेकिन ये कंट्रोल कहाँ से हो रही है ना। तो उसके लिए जो टेस्ट है, पहला टेस्ट, वो है ABOI टेस्ट, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो अगर कंपनी बाहर बनी है और वो एक्टिवली बिजनेस भी बाहर ही कर रही है, तो मेरे पास ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है निकलती है कि ठीक है, ये जेन्युइनली ही बाहर की कंपनी है। तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें वो लिंक रखूंगा जो ये भारत से कमा रहा है, उसी को देखूंगा, ज्यादा अपना थर्ड आई ओपन करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, अब समझो किसी भी कंपनी को अगर आपको समझना है कि ये कंपनी जो प्रॉफिट्स कमा रही है, जो रेवेन्यूज हैं, जो खर्चे हैं, वो कहाँ से लिंक कर रहे हैं, है ना, ये भारत से कर रही है या भारत के बाहर से, तो मोटे तौर पे आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? तो हम उसमें बेसिकली उसका रेवेन्यू चेक करते हैं, है ना। फिर हम उसका चेक करते हैं एसेट्स कहाँ लोकेटेड है। हम देखते हैं उसके एम्प्लॉयज़ कहाँ हैं। और फिर हम देखते हैं जो पेरोल एक्सपेंसेस है ना, मतलब कि जो एक मेजर एक्सपेंस चंक होता है। एक, अगर P&L की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है जिसको हमें देखना है, इनकम और एक्सपेंस ही तो देखना है ना। और बैलेंस शीट में हमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो चीज़ क्या देखनी है? एसेट्स। सो बेसिकली इन तीन चीज़ों पे हमें नज़र रखनी है। ये तीन ज़्यादा पिक्चर कहाँ की दे रहे हैं, देश के बाहर की या देश के अंदर की।
तो अगर ये भारत का ही रिफ्लेक्शन दे रहा होगा तो हमें थोड़ा डाउट आ जाएगा कि ये ना शायद कुछ मैनिपुलेशन हो रही है। कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट तो हो गई है बट बिजनेस ये कहाँ कर रही है, ज्यादातर भारत में। यानी कि कमाई भारत से हो रही है और टैक्स देने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, सो हम इंटरेस्टेड हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे एबीओआई टेस्ट ये कहता है कि इसका एक्टिव बिजनेस चेक करो आउटसाइड इंडिया है कि नहीं। ठीक है। सो आपको दो ही चीज मिल सकती है, या तो एंगेज्ड मिलेगा ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, या फिर नॉट एंगेज्ड, है ना, नहीं कर रहा होगा ऐसा। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, यही चारों हैं। और इन चारों क्राइटेरियाज में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, परसेंटेज, एक परसेंटेज को हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा और वो परसेंटेज है 50%। ठीक है, अबव 50%। अगर 50% या उससे नीचे है तो फिर हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 50% या उससे ऊपर है, नहीं, 50% से ऊपर है, राइट। सो हर हालत में हम अबव की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो टोटल इनकम है ना इस कंपनी की, उस टोटल इनकम के अंदर जो पैसिव इनकम है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या ये मोर देन 50% है। ठीक है, इक्वल की बात नहीं हो रही, इक्वल होगा तो भी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम कहेंगे ठीक है जेन्युइन केस है, बाहर ही काम कर रही है। बट अगर 50% से ऊपर उसकी पैसिव इनकम है, यानी कि वो डायरेक्ट बिजनेस से नहीं अर्न कर रहा, पैसिव इनकम से पैसा विड्रॉ कर रहा है, ज्यादातर उसकी इनकम पैसिव इनकम की इनकम है, ठीक है, तो फिर हमारा आईब्रो रेज हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे असेट, क्या इसकी जो टोटल एसेट है, ये टोटल एसेट में जो भारत में लोकेटेड एसेट्स हैं वो मोर देन 50% है। 50% पे हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 50% से ज्यादा, मोर देन 50%। सेम इन केस ऑफ एम्प्लॉय, आपके जो भी टोटल एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के अंदर उसमें 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज या तो भारत में लोकेट करते हैं या फिर भारत के ही रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, और जो पे रोल एक्सपेंसेस ये कंपनी कर रही है इसमें 50% से ज्यादा एक्सपेंसेस इन एम्प्लॉयज पे ही किए जा रहे हैं। जो ये भी एम्प्लॉयज मैंने भी बात की है, 50% से ज्यादा पेरोल एक्सपेंस ऑन अबव एम्प्लॉयज। अगर ऐसा है तो फिर इस सिचुएशन में ये फेल कर जाएगा इस टेस्ट को कि इसका बिजनेस जो है वो एक्टिवली बाहर ही हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इज नॉट एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर 50% या इससे नीचे रहता है तो एंगेज्ड मान लेंगे, अबव 50% होगा तो फिर हम उसे नॉट एंगेज्ड मानेंगे। ठीक है, इक्वल वाला क्राइटेरिया कहाँ पे रहेगा, एंगेज्ड वाले में। तो ये टर्म्स जो हैं, ये जो चार बातें हैं, ये है ABOI टेस्ट। ये आपका ABOI टेस्ट है, राइट। सब लोगों को अच्छे से ध्यान रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, टोटल इनकम। उसमें जो क्राइटेरिया है सारी ही सिचुएशन में अबव 50% है। पैसिव इनकम 50% से ऊपर, टोटल एसेट में भारत में जो एसेट्स हैं वो 50% से ऊपर, एम्प्लॉयज में जो एम्प्लॉयज हैं वो इंडिया के लोकल्स हैं या इंडिया में लोकेटेड हैं या यहाँ के रेजिडेंट हैं, वो भी कितने, 50% से ऊपर। पेरोल एक्सपेंसेस भी इन्हीं एम्प्लॉयज पे 50% से ऊपर हो रहा है। तो हम उसे कहते हैं भाई तूने कंपनी बाहर खोली लेकिन सारी एसेट तेरी यही है, इनकम भी तू पैसिवली ही ड्रॉ कर रहा है, उसके बाद तेरे एम्प्लॉयज भी सारे भारत, तो इसका मतलब कि तू भारत के ही चीजों को यूज करके इनकम जनरेट कर रहा, अब नहीं बचोगे, अब भारत में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रखेगा, बट हमने ये पहला क्राइटेरिया चेक किया। ठीक है, इस क्राइटेरिया को चेक करते वक्त यहाँ जितनी भी टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे कि टोटल इनकम, तो इनकम क्या होगी, पैसिव इनकम हम किसे बोलेंगे, एसेट्स क्या होंगी, एम्प्लॉयज क्या होंगे, पेरोल एक्सपेंसेस क्या होंगे, इन टर्म्स को भी डिफाइन किया गया है इन्हीं गाइडलाइंसेस में, जो आप लोगों को चेक करना है। मोटे तौर पे आप लोगों की हेल्प के लिए याद रखने के लिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनकम की। ठीक है, सो इनकम का मतलब क्या होगा, जो भी कंट्री में ये इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड कंट्री, जिस भी कंट्री में ये इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां जो टैक्स सिस्टम है ना, उस टैक्स सिस्टम में कंप्यूटेशन करते वक्त टोटल इनकम का, जैसे हमारे यहाँ हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं ना, ऐसे वहां टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करते वक्त जो टोटल इनकम आ रहा है, यहाँ पे हम इस इनकम को वही इनकम कह रहे हैं।
ठीक है। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर मान लो कि उस कंपनी में टैक्स है ही नहीं, मतलब इनकम टैक्स ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर तो टोटल इनकम कंप्यूटेशन का कोई तरीका नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हर हालत में मेंटेन करते ही हैं, हर कंट्री में मेंटेन करते हैं, यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो उसकी टोटल इनकम रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना, फिर हम उसे पिक कर लेंगे। ठीक है, पहली प्रेफरेंस किसको होगी? अगर इनकम टैक्स वहाँ है तो इनकम टैक्स जो टोटल इनकम कंप्यूट कराता है हम उसको रिलाय करेंगे। ठीक है। अब दूसरी कहानी है यहाँ पैसिव इनकम की। ठीक है, सो पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम हम लोग वैसे तो काफी हद तक जानते ही हैं, हम लोग जो पीएनएल वगैरह बनाते हैं वहाँ पैसिव इनकम्स डालते हैं, इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें मोटे तौर पे जिनको हम जानते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं रॉयल्टी बोलूँ, मैं कहूँ डिविडेंड से इनकम आ रही है, मैं कहूँ कैपिटल गेन्स आ रहे हैं, तो ये किसी भी कंपनी का मेन बिजनेस नहीं हो सकता ना। मैं कह रही हूँ इंटरेस्ट से इनकम आ रही है या फिर रेंटल इनकम आ रही है, तो इन सारी इनकम्स का नाम सुनते ही आप क्या बोलेंगे? सारी की सारी पैसिव इनकम, इतना आप लोगों को पता है। अब इसी केस में सेम अगर मैं बोलती हूँ कि कोई ये बैंकिंग कंपनी है या पीएफसी है, ये फॉरेन कंपनी कोई बैंकिंग कंपनी है या पीएफसी है, तो उस केस में इंटरेस्ट इनकम इसकी पैसिव इनकम नहीं होगी, वहां ये एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, फिर ये इसकी मेन डायरेक्ट इनकम होगी। अब यहाँ पे आपको पैसिव इनकम में एक फैक्टर और याद रखना है, ये तो आप लोगों को पता ही था, ये तो हमने यहाँ सिर्फ कंफर्म किया है। इसके अलावा अगर कोई इनकम इस कंपनी को होती है किसी ट्रांजेक्शन से, ठीक है, और ये जो ट्रांजेक्शन है बेसिकली ये ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज एंड सेल्स, सेल्स और परचेज बोथ। ठीक है, किसके साथ? एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ। ये कंपनी अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ परचेज सेल्स में आती है और उस ट्रांजेक्शन से इसे इनकम होती है, तो ये भी यहाँ पे क्या कहलाएगी? पैसिव इनकम। ये पॉइंट बहुत बार आईसीआई पूछता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में से लिख के नहीं पूछता, देता है कि आपके एसोसिएट एंटरप्राइज से इतना इतना आपके ट्रांजेक्शन, तो आपको उसको फाइंड आउट करना होता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये एबीओआई टेस्ट में क्या रहेगा। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन दैट नोट। ठीक है, सो इनकम में हम समझ गए कि जिस कंट्री में भी वो इनकॉर्पोरेट हुआ हो, अगर टैक्स सिस्टम के हिसाब से टोटल इनकम कंप्यूटेशन जो भी आई उससे हमें टोटल इनकम उठा लेना है, और इन केस अगर वहाँ टैक्सेशन सिस्टम नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। पैसिव इनकम को हम समझ गए कि जो हम जानते थे वो तो है ही। ठीक है, उसके अलावा अगर इनकम किसी ऐसी ट्रांजेक्शन से हो रही है जहां परचेज सेल्स आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ हुआ है, तो वो भी पैसिव इनकम ही कहलाएगी। ठीक है, फिर है यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर असेट्स को लेकर के। ठीक है, तो असेट्स फॉर दिस पर्पज का मतलब क्या होगा जब हम असेट्स की बात करेंगे? अब हम असेट्स की बात करें, ठीक है, या फिर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, या फिर हम यहाँ पे बात करें पेरोल एक्सपेंस की, ये तीनों ही चीजें जो होंगी ना, ये ये असेट्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये दोनों ही केस में हमें यहाँ पे लेना होगा एवरेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ चांसेस हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग डिफर कर सकते हैं। तो असेट के केस में हमारे पास तीन तरीके की असेट हो सकती है। एक वो असेट जो कि इंडिविजुअली डेप्रिशिएट होती है, एक वो एसेट जो ब्लॉक में डेप्रिशिएट होती है, सिर्फ हमारे ही देश का कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है, वर्ल्ड वाइड यूज होता होगा, राइट। और ये वो जो डेप्रिशिएट होते ही नहीं है, ऐसे एसेट्स भी होते हैं ना जो डेप्रिशिएट होते ही नहीं है। तो हमने क्या करना है? जो डेप्रिशिएट होते नहीं एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा लो, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, अगर वो इंडिविजुअली डेप्रिशिएट हो रहा है तो हम उसकी ओपनिंग वैल्यू उठाएंगे, क्लोजिंग उठाएंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। ब्लॉक है तो हम ओपनिंग वैल्यू उठाएंगे ब्लॉक की, क्लोजिंग वैल्यू उठाएंगे एंड डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालेंगे। ठीक है, पेरोल एक्सपेंस का यहाँ पे मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, पेरोल क्या समझते हो आप? जस्ट लाइक सैलरीज है ना। तो सैलरी का मतलब क्या हुआ? जब आप सैलरी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे इंटर में, तो सैलरी का मतलब क्या हुआ? सैलरी भी इसी में आएगा। वेजेस अगर दिया है तो क्या यही आएगा? यस। बोनस दे रहे हो तो ये यही आएगा मैम। किसी तरीके की कोई कंपनसेशन दे रहे हो तो यस वो भी यही आएगा। कोई पेंशन दे रहे हो तो वो भी यही आएगा। और अगर किसी तरीके की कोई सोशल कॉस्ट है जो किसने बॉर्न की है? एम्प्लॉयर ने बॉर्न की है एम्प्लॉय की, तो ये भी यही आएगा। ठीक है, तो इस सारे एक्सपेंस को इन टोटल करके हम बोलेंगे पेरोल एक्सपेंस।
आई होप दिस इज क्लियर। सो ये है सारी टर्म्स। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दी जाएगी, अगर वो कहेगा कि भाई ये टोटल इनकम है और ये पैसिव इनकम है, तो हमें सीधे सीधे 50% वाला रूल टेस्ट कर देना है। बट अगर हमें स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दे कि इसकी ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, और एज पर दैट कंट्रीज जो टैक्सेशन सिस्टम है, इन सबको हम इनकम बोलते हैं, तो फिर हम वहाँ थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। और उस वर्किंग के लिए हमारे पास ये हेल्प है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स पे हम कैसे कैलकुलेट करके पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब ABOI टेस्ट किया तो एक फॉरेन कंपनी के पास दो ऑप्शंस थी, राइट? क्या क्या ऑप्शंस थी? कि ये इस टेस्ट में एंगेज निकलेगा या फिर नॉट एंगेज निकलेगा, है ना? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कर रहा है, द आंसर इज यस। नहीं कर रहा, द आंसर इज नो। नहीं कर रहा, एक्टिवली बिजनेस बाहर नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ इंक्लिनेशन भारत की तरफ आ गया, यहाँ इंक्लिनेशन बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, सो दोनों ही सिचुएशन में पोएम टेस्ट होगा, लेकिन क्राइटेरियाज थोड़े से डिफरेंट होंगे। एज आई टोल्ड यू कि पोएम जो टेस्ट हम करेंगे वो टेस्ट किस बेसिस पे होता है? बेसिकली हेड और ब्रेन कहाँ है। लेकिन यहाँ ना एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हर कंपनी जो एक फॉरेन कंपनी है उसका मुझे पोएम टेस्ट करना ही है? क्या ये हर कंपनी जो होगी, जो भी फॉरेन कंपनी निकल के आएगी, इन सब फॉरेन कंपनीज का मुझे ये टेस्ट करना ही है? द आंसर इज नो। क्यों? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, एंड दैट सर्कुलर सेज, और सर्कुलर कौन सा है? 8/2017। ठीक है, ये सर्कुलर कहता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर उसका टर्नओवर और टोटल जो ग्रॉस रिसीट्स होती हैं, अगर ये 50 करोड़ से नीचे हैं या 50 करोड़ है बराबर, ठीक है, सो इन प्रीवियस ईयर, तो फिर हमको ये टेस्ट नहीं लगाना। मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज फॉरेन कंपनी जिसका 50 करोड़ का धंधा भी नहीं है। ठीक है, हम कौन सी कंपनीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं? जिसकी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से ऊपर है। देखो सब 50-50 हो रहा है, 50%, 50 करोड़, तो आप इसे इस कनेक्ट के साथ याद रखेंगे। सो अब ये जो आगे की हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं ना, जो इतना सिर खपाने जा रहे हैं, तो हम ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए करने जा रहे हैं? वो फॉरेन कंपनीज जिनका बिजनेस जो है टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से ऊपर की। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लोग एंगेज निकलते हैं, अगर ठीक है कि ये लोग एंगेज है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। सो यहाँ पे पोएम टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पोएम की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, और इसमें भी हमें क्या देखना? बहुत लंबा चौड़ा नहीं, हमको देखना है मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कहाँ हुई हैं। अगर इसकी पूरा साल में 10 बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं तो मेजॉरिटी मतलब 5 से ऊपर। सो ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी इंडिया में हुई हैं, 2 यूएस में हुई हैं, 3 अमेरिका में हुई है ना? सो हमें ये इंडिया वर्सेस नहीं करना है, तो इसका मतलब तो इंडिया में 5 हुई हैं और फॉरेन में 5 हुई है, ये दिस वर्सेस दिस नहीं है। हमें ये देखना है किस कंट्री में मेजॉरिटी हुई है। सो मेजॉरिटी इज इन इंडिया, मेजॉरिटी इज इन इंडिया, क्योंकि बाकी हमको क्या दिख रहा है? 2 और 3। सो यहाँ पे ये टेस्ट लगेगा कि बोर्ड मीटिंग्स मेजॉरिटी कहाँ है। यहाँ पे पोएम क्लियरली बता रहा है कि मेजॉरिटी कहाँ हुई है? इंडिया में, तो पोएम कहाँ निकलेगा? इंडिया में। ठीक है, दूसरा, इन केस इन सम सिचुएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब वो बोर्ड मीटिंग हेल्ड नहीं कर रहे, और ऐसी पावर को एक्सरसाइज कौन कर रहा है उनके बिहाफ में? उनकी होल्डिंग कंपनी, जिसको हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई पर्सन, एनी अदर पर्सन। लेकिन यहाँ पे दोनों ही बातों में हम तब इंटरेस्टेड होंगे अगर ये होल्डिंग कंपनी क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया। और ये जो अदर पर्सन है ये कौन है? रेजिडेंट इन इंडिया।
सो इसका मतलब जो आपका बोर्ड है वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, और उसके पावर ना एक्सरसाइज करने के पीछे रीजन क्या है कि जो पावर है उसे एक्सरसाइज कौन कर रहा है, होल्डिंग कंपनी, द पेरेंट कंपनी, और वो कौन है, रेजिडेंट है भारत में, या फिर कोई ऐसा आदमी, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि भारत के रेजिडेंट हैं, ऐसा अगर कर रहे हैं तो भी फिर इसके तार कहाँ से जुड़ गए, इसके तार जुड़ गए भारत से। तो हम क्या बोलेंगे, इसका पोएम कहाँ पे है, इंडिया में। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, पोयम कहाँ है, इंडिया में है। अब यहाँ एक छोटी सी बात बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल पॉलिसीज अगर कुछ लेड डाउन है बाय एन इंडियन होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये इंडियन होल्डिंग कंपनी है, इसने ग्लोबल पॉलिसी डिसाइड कर रखी है कि जो दूसरे देशों में इनके ब्रांचेस हैं वो कैसे कैसे काम करें, ठीक है, क्या इसका मतलब कि वहाँ का जो बोर्ड है वो स्टैंड असाइड हो जाएगा? विल वी कंसीडर दैट एज एन बोर्ड नॉट टेकिंग डिसीजन, बोर्ड जो है वो पावर नहीं ले रहा, क्या हम इसे ऐसे मान सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, उसको हम ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल पॉलिसीज को सिर्फ और सिर्फ ले डाउन के लिए या फॉलो अप के लिए अगर होल्डिंग कंपनी, क्योंकि पेरेंट कंपनी है ना, ये टास्क तो वही करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंट्री है, जो फॉरेन कंपनी है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वो हम कब मानेंगे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेने की पावर है वो खुद नहीं कर रहे, उसके बिहाफ पे कौन ले रहा है, होल्डिंग कंपनी या कोई ऐसा पर्सन, ये दोनों ही केसेस में जो रेजिडेंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में पोएम कहाँ निकल आएगा, भारत के अंदर। ये सब लोगों को क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर भी है इसके ऊपर, राइट। क्वेश्चन ये है, एक रीजन में अगर कोई रीजनल हेडक्वार्टर ऑपरेट करता है, ठीक है, फॉर सब्सिडरी या ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी के लिए या फिर ग्रुप कंपनी के लिए, ठीक है, लेकिन वो विद इन द जर्नल और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल काम कर रहा है। जर्नल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब कि पेरोल जो फंक्शंस होते हैं उसे संभालना, या फिर अकाउंटिंग देखना, एचआर के फंक्शंस को देखना, सप्लाई चेन फंक्शंस को देखना, रूटीन के बैंकिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स को देखना, अगर ये सब चीजें मैनेज करने के लिए वो रीजनल हेडक्वार्टर ऑपरेट कर रहा है, तो क्या इससे पोएम इस्टेब्लिश होता है? चलिए, यहाँ पे जो बात है, दिस इज अबाउट द रीजनल, ये वर्ड आप लोगों को याद भी रखना है, रीजनल हेडक्वार्टर, क्योंकि ये बहुत यूज होता है हम एमएनसीज की बात करें तो। ठीक है, सो क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपनी सब्सिडरी या ग्रुप कंपनी के लिए जर्नल और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल सेट कर रहा है, क्या इससे पोएम डिसाइड हो जाता है? आप लोगों का क्या सोच है, मुझे आंसर करके बताइए। यहाँ तो मैं बता रही हूँ, तो द आंसर इज नो। ठीक है, और इसे क्लैरिफाई भी किया है फर्दर सर्कुलर 25/2017। सो ये बैक्ड है बाय द सर्कुलर, इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओपिनियन है ये सीबीडीटी का ओपिनियन है। वो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में ये पोएम डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई इस सर्कुलर का बेनिफिट उठाने के चक्कर में, ठीक है, और इस सर्कुलर को मिसयूज कर जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? मान लो कोई जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन ऐसे दिखा दे कि रीजनल हेडक्वार्टर जो है सिर्फ और सिर्फ ये इन ऑपरेशंस को ही मैनेज कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर हमारे पास क्या स्केप है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हमारे पास मैम एक हथियार और है, दैट इज गार। ठीक है, उसी मूवमेंट पे यहाँ क्या होगा, गार जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा, और उसे फिर हम अच्छे से लपेटेंगे, है ना फिर हम उसको थोड़े बहुत में छोड़ने वाले नहीं है, राइट। गार के प्रिंसिपल्स वगैरह सारे के सारे गार का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। वैसे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है गार को लेकर के, अगर आप लोगों को अपने थोड़े बहुत डाउट क्लियर करने होंगे तो। ठीक है, दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट। सो दिस इज इंगेज। अगर कोई एबीओआई में इंगेज मिलता है तो पोएम के लिए हम दो चीजें देखेंगे भाई, मोटे तौर पे उसकी बोर्ड मीटिंग जो है मेजोरिटी कहाँ हो रही है। अगर इंडिया में मिलती है तो इसका मतलब क्या हो गया, पोएम भारत में। ठीक है, अगर पोएम भारत में है तो मतलब क्या हो गया, वो रेजिडेंट हो गया भारत का। ठीक है, अगर हम यहाँ बोर्ड मीटिंग से टेस्ट नहीं कर पा रहे तो हम देखेंगे कि बोर्ड मीटिंग्स नहीं कर रहा है वो फॉरेन कंपनी, और वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी जो होल्डिंग कंपनी जो भारत की रेजिडेंट है वो उसके बिहाफ पे ये काम कर रही है, या फिर कोई ऐसा आदमी जो भारत का रेजिडेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की जगह वो उन सारे डिसीजंस को ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कहाँ मान लेंगे,
पोएम भारत में। और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट विच इज पोएम अगर भारत में निकल आएगी, इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, दोनों ही सिनेरियोज में वो भारत में रेजिडेंट हो जाएगा। दो ही सिचुएशन होती है देखो हमारे पास, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। तो रेजिडेंट निकल आया तो नॉन रेजिडेंट नहीं है, और अगर ये दोनों ही सिचुएशन नहीं निकलती है तो दैट फॉरेन कंपनी इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं, अगर ये ABOI टेस्ट में क्या निकलता है, नॉट एंगेज्ड, है ना, एंगेज्ड वाले दोनों टर्म्स हम समझ गए। अब हम कहते हैं अगर ये नॉट एंगेज निकलता है तो आप में से कितने लोग सिर्फ लॉजिक जो अभी हमने दिए हैं उन लॉजिक के बेस पे ये खुद से आंसर कर सकते हैं, बिना किसी नॉलेज के या बिना मेरे बताए हुए? वो नीचे जरूर से अपना हैंड रेज करना कि मैम हम कर सकते हैं। ठीक है, सो जो नॉट एंगेज है ना, उनका जो टेस्ट होगा वो बेसिकली करेंगे हम 2 स्टेजेस में। यहाँ 2 स्टेज फॉलो होंगी। पहली स्टेज में हमको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है, किसे, पर्सन और पर्सन्स। ठीक है, आपको पता ही है पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, इट कैन बी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BI, कुछ और कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उस आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्सन या पर्सन्स को। मोर देन वन भी हो सकते हैं क्या, ग्रुप भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, जो बेसिकली की मैनेजमेंट, ठीक है, और कमर्शियल डिसीजंस को ले रहा है, किसके लिए, इस कंपनी के लिए एज अ होल। सो जो भी ये पर्सन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उस आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्सन को सबसे पहली स्टेज पे। जब वो पर्सन हमसे आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे उस प्लेस को जहां पे ये डिसीजन लिया गया, वेयर द डिसीजन टुक प्लेस, कहाँ ये डिसीजन लिया गया। इसमें भी देखो बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो हर चीज फिजिकली हम चेक कर सकते थे, क्योंकि कहीं बैठ करके मीटिंग कर रहा तो वहीं बैठ के कर रहा। आज का जो सिनेरियो है, जूम मीटिंग में बैठ करके लोग किसी भी कंट्री से अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है, और वहां पे अपना वोट डाल देते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, इसलिए यहाँ बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी है छोटी छोटी, जो मैं बहुत फास्ट तरीके से आप लोगों को करा दूंगी ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन्स कुछ भी ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर हमने ध्यान देना है, दैट इज आइडेंटिफाई करो उस पर्सन को, जो पर्सन यहाँ पे की मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है, कमर्शियल डिसीजंस ले रहा है फॉर दी कंपनी एज अ होल। ठीक है, फिर डिटरमाइन करो वो प्लेस कहाँ है जहां बैठ के वो डिसीजन लिया जा रहा है, आदमी और जगह, कौन सी जगह से उसने डिसीजन लिया। अगर आप लोगों को ये बात थोड़ी सी भी समझ में आ गई हो तो ट्राई एंड रिप्लाई। अगर डिसीजन जहां लिया गया, ठीक है, और जो डिसीजन जहां इंप्लीमेंट हुआ, 2 चीजें, डिसीजन लिया गया दुबई में और डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ मुंबई में, राइट, तो इस सिनेरियो के केस में पोएम कहाँ होगा, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? क्या यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पोएम होगा? तो जहां डिसीजन लिया गया, टेकन, सब्सटेंस को हम देखेंगे यहाँ पे, द सब्सटेंस। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में क्या सिर्फ और सिर्फ दुबई में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमने प्रेजेंटेशन ही दी थी, एक्चुअल में डिसीजन मुंबई से हुआ। ठीक है, तो प्लेस, डिटरमाइन दी प्लेस जहां से डिसीजन लिया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ बैठ के ले लिया गया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पे जब कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि क्लैरिटी नहीं है, सो वी हैव टू ऑलवेज लुक फॉर सब्सटेंस। फॉर्म पे नहीं जाना है कि देखो मीटिंग के लिए रूम यहाँ बुक हुआ था, सबने यहाँ के अटेंडेंस भी ली थी, नहीं नहीं, एक्चुअल में। बट आप समझो कि ये एरिया ऐसा है ना, बहुत ही ग्रे एरिया है, इसको आप कितना भी कोशिश करो कैसे आप 100% कंक्लूड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसमें हमें यह देखना है कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्चुअल में डिसीजन कहाँ लिया, बट जो डिसीजन मेकिंग हुई और जो की मैनेजमेंट पर्सन है वो कहाँ, कौन है, और उसने कहाँ बैठ के इस डिसीजन को लिया था, उसी प्लेस को हम यहाँ पे क्या बताएंगे, पोएम। राइट, क्योंकि ये इस तरीके की सिचुएशन में हमें डाल देता है जहाँ पे क्लैरिटीज बहुत डाउटफुल हैं। क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, सीए फाइनल में तो क्या है वो लिख के ही बताता है, बट प्रैक्टिकली आपको नहीं लगता कि ये बहुत ओपन एंड चीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसे
यूज करने के, है ना। सो यहाँ पे काफी सारी क्लैरिटीज भी आई हैं, काफी सारे डाउट्स के ऊपर कुछ क्लैरिटीज हैं। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी, आप लोग सोचेंगे, जवाब मैं ही दे रही होंगी बट आप भी अपने जवाब देना, सोचना कि क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे थे। मान लो कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ये कहाँ रखता है? दुबई। अब आपके दिमाग में ना जैसे ही मैंने रिलायंस की बात कर ली, वैसे ही आप कंडीशन हो गए कि रिलायंस तो इंडिया की है, तो फिर ये तो कहीं पे भी करते रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, हमें क्या करना है ना। सो यहाँ पे क्या पोएम इससे डिसाइड हो जाएगा क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दुबई में हो गई? तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करो पर्सन। तो यहाँ आइडेंटिफाई करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग बैठे हैं, है ना। तो कौन कौन है यहाँ? मुकेश अंबानी, उनके बच्चे, वो सारे के सारे लोग, है ना, वही की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस ले रहे हैं। फिर हमने देखना है डिटरमाइन दी प्लेस जहाँ डिसीजन लिया गया। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन उसकी दुबई में हो गई, ठीक है, या दिखावा वहां दुबई में हो गया, क्या ये पर्पस सर्व कर देता है? नहीं। डिसीजन ये कहाँ हुआ? हमें उसके सब्सटेंस में जाना है। सो क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पॉइंट डिसाइड हो जाएगा? द आंसर इज नहीं, नो। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन, एग्जीक्यूटिव कमिटीज या फिर एक्सकॉम, ये बड़ा ही आजकल का ट्रेंडी वर्ड है एक्सकॉम, ये आप लोगों ने अगर सुना हो। तो समटाइम्स क्या होता है, बोर्ड अगर अपनी पावर डेलीकेट कर देता है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, और वो कहता है कि भाई हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या फिर हम उस पोजीशन में नहीं है कि यहाँ पे ये डिसीजन लिया जा सके, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को यहाँ पे छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का बोर्ड डिसीजन है कि डिजिटल एक्सपेंशन पे फोकस करना है, ठीक है। अब एक्सकॉम इसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्सकॉम है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके अंदर मुकेश अंबानी है, आकाश अंबानी है, सीएफओ है, स्ट्रेटेजिक हेड है। तो ये डिसीजन लेते हैं कि भाई, ये डिसीजन जाके लेते हैं यूके में और बोलते हैं कि ऐसा कर लेंगे, ठीक है, इसे कर लेना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंट आके कहाँ करते हैं? इंडिया में, क्योंकि कहाँ हो रहा है रिलायंस का ये काम, कहाँ होना है? इंडिया में। तो पोएम कहाँ कहलाया जाएगा? अब हमें क्या देखना है, डिटरमाइन, अगर हम प्लेस पे जाएं तो यहाँ आइडेंटिफाई करो पर्सन कौन है? द अंबानी फैमिली, है ना। और फिर हमें देखना है प्लेस, तो लोकेशन तो हमें दिख रहा है कि इन्होंने यूके में बैठ के डिसीजन लिया, लेकिन एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होने जा रहा है? इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है इंडिया में। तो पोएम कहाँ कहलाएगा? इंडिया। सो जब हम इस टेस्टिंग को करेंगे बेसिकली, तो इस टेस्ट को करते वक्त जहां पे भी डिसीजन लिया गया, डिसीजन लेने का प्लेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्या ये एक लिटमस टेस्ट की तरह काम कर जाएगा? यस। सो सब्सटेंस को हमें हमेशा देखना है, और ये हमेशा ही हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम कर लेंगे ना उसी से आएगा, ठीक है। ऐसे हम इसे नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो एक्स कम्युनिटी जो होगी, एक्स कॉम जो होगी, इससे हम इसे ऐसे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट कॉसेज, अगर हेड ऑफिस की लोकेशन किसी कंपनी की किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। मान लो कि रिलायंस ग्रुप ही है, रिलायंस ग्रुप आपको पता है ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है, बाहर भी करता है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। तो सिर्फ हेड ऑफिस मुंबई में हो जाने से क्या पोएम डिसाइड हो जाएगा? हेड ऑफिस का मतलब क्या होता है? जो सीनियर मैनेजमेंट और जो डायरेक्ट सपोर्ट स्टाफ है वो कहाँ बैठ रहा है, ठीक है। वो जहाँ पे भी बैठता है हम उसे हेड ऑफिस बोलते हैं, क्योंकि वो हेड बैठे हैं सब वहाँ पे, जो लोग उस कंपनी का दिमाग है, जो कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं। तो क्या इससे पोएम डिसाइड हो जाएगा? नहीं, इससे पोएम डिसाइड नहीं हो रहा, राइट। इस फैक्टर को हम ध्यान रखेंगे कि पोएम इस फैक्टर के बेस पे डिसाइड नहीं होगा। कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, कैसी? आप लोगों को मुझे लगता है मुझसे ज्यादा पता होगा, जैसे कि जूम है ना। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ एक एप्स हैं जिनके बेसिस पे हमें फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब मैं रिलायंस का एग्जांपल ले लूंगी क्योंकि अब आप लोग बायस हो गए उसको लेकर के, ठीक है। कोई भी और एग्जांपल ले लो, ठीक है, टाटा ग्रुप ले लो। तो टाटा ग्रुप, अब हम मैम वहां पे भी बायस्ड है, हमें पता है ये इंडियन है, ठीक है। टाटा ग्रुप के अंदर मान लो एक न्यू कंपनी ये फॉर्म करते हैं और उसके अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं, और वो 10 के 10 डायरेक्टर्स अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखते हैं कहाँ पे? यूएसए में।
अब यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा, ये सब लोग कैसे अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को? वाया दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो जूम से आ रहे हैं और अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो फिजिकल प्रेजेंस आजकल कोई भी रेलेवेंस नहीं रख रही। तो इस सिचुएशन में जो पर्सन डिसीजन ले रहा है ना, वो पर्सन यूजली रिजाइड कहाँ करता है, पोएम उस चीज के बेस पे डिसाइड होगी। यहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मान लो कि टाटा साहब हैं, ये नहीं जो इनके भाई हैं, ठीक है, वो ही यहाँ पे जो है कंपनी को लेकर के की डिसीजन ले रहे हैं। कंपनी को लेके की डिसीजन कौन ले रहे हैं? दैट पर्सन, ठीक है। अब इस पर्सन का जो रेगुलर रेजिडेंस है, ये यूजली रिजाइड कहाँ करता है, वो हमको ढूंढ के निकालना है। अब ये कहीं से भी बैठ के ग्रुप कॉल अटेंड कर ले कि हम जूम यहाँ से अटेंड कर रहे, कोई भी इंडिया में ना बैठा हो, बट ये यूजली रिजाइड कहाँ करता है, वो हमने देखा कि ये तो इंडिया में ही रहते हैं जी। तो यहाँ पे जो पोएम निकल के आएगा वो क्या होगा? इंडिया, ठीक है। तो हमें ऐसे डिराइव कर करके पहुंचना है चीजों के अंदर। ऑफ कोर्स क्वेश्चन के अंदर हमें ये डिटेल देंगे, हमें अपने से दिमाग नहीं लगाना है, राइट। अब एक और नया इवेंट है जो आजकल के ही सिनेरियो के हिसाब से है, सर्कुलर रेजोल्यूशन, या फिर जिसको हम राउंड रॉबिन वोटिंग कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? कंपनीज एक्ट में सुन रहे होंगे इसे, है ना, आजकल काफी ट्रेंड में है। अगर ऐसा कुछ यूज करती है कंपनी तो फिर हम कैसे डिसाइड करें? क्योंकि यहाँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के बेसिस पे ही सब कुछ चेक हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करें? क्योंकि ये भी नॉर्मली क्या है, आजकल का ही फॉर्मेट यूज किया जा रहा है। सपोज करो कि रिलायंस को इन्वेस्ट करने हैं 5,000 करोड़, ठीक है। कहाँ पे? रिन्यूएबल एनर्जी में। और आपको पता है आजकल तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। अब इनकी जो नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है ना, वो 3 वीक्स के बाद है, 3 हफ्ते बाद है। लेकिन इनकी जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये वेट नहीं कर सकती। ये है इन्वेस्टमेंट टाइम सेंसिटिव। मतलब जहां ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई तुम अपना डिसीजन आज या कल में दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी कंपनी लाइंड अप है उससे बात करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम सेंसिटिव है। अब क्या ये 3 वीक के लिए इंतजार करें? नहीं। तो ये क्या करते हैं, कंपनी ना सर्कुलेट करती है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनी लीगली वैलिड जो भी मोड होगा वोटिंग के लिए मांगती है। वो हो सकता है ईमेल के थ्रू, हो सकता है कोई गूगल डॉक्यूमेंट भेज रही है, सर्कुलर हो सकता है निकाल रही है, मैसेजेस से काम चला रही है, या जो भी वॉट एवर सॉर्ट उनका आपस में रहेगा। तो इसने कहा कि ऐसे नहीं हम आ सकते, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, ये ईमेल सर्कुलेट करा लेते हैं और इसके थ्रू वोटिंग ले लेते हैं कि सब लोग क्या सोचते हैं, ताकि हम इस इन्वेस्टमेंट में गो हेड कर सकें। तो इस तरीके की जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जो इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, इनको हम बोलते हैं सर्कुलर रेजोल्यूशन और राउंड रोबिन वोटिंग। तो ऐसे सिनेरियो में पोएम कैसे डिसाइड होगा? तो हम इसमें पोएम क्या लेंगे कि कहाँ है पोएम, हाउ वी विल डिसाइड। तो हमें यहाँ पे भी क्या देखना होगा, वी हैव टू सी द सब्सटेंस। जब भी ऐसी कोई चीज है तो हम ये देखते हैं कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, द इम्पॉर्टेंट पर्सन हु हैज टेकिंग द की मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजनिंग, वो पर्सन कहाँ पे यूजुअली रिसाइड कर रहा है, और उसके बेसिस पे फिर हम इसका क्या निकाल लेंगे, पोएम, ठीक है। अब एक और चीज है जहां पे हमें, जिस फैक्टर पे हमें काम करना है, जो कंपनी के डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली किस तरीके के होते हैं। एक तो कंपनी की एग्जिस्टेंस को लेकर के डिसीजंस होते हैं, और एक कंपनी के कंडक्ट को लेकर डिसीजन होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं कि हमें ये पर्टिकुलर बिजनेस लाइन को आगे कैरी करना है कि नहीं करना है ना, या हमें कोई नया यहाँ पे फैक्ट्री डालनी है कि नहीं डालनी है, इस तरीके के डिसीजंस होते हैं। सो अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं बनानी है, क्या कोई प्रोडक्ट लाइन जो एग्जिस्टिंग चल रही है हमें उसे कट ऑफ करना है, ठीक है, या फिर एक इस तरीके का डिसीजन हो जहाँ पे हमें एक नया प्लांट मैनेजर अपॉइंट करना है, राइट, या फिर हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस को लेकर के कोई डिसीजन लेना है। तो ये सारे के सारे डिसीजंस जो होंगे ये दोनों ही डिफरेंट नेचर के हैं ना, एक कंडक्ट को लेकर हो गया, एक एग्जिस्टेंस को लेकर के हो गया। तो इस सिनेरियो के अंदर हम पोएम किस चीज के केस में लेके चलेंगे, हम पोएम लेके चलेंगे वो डिसीजंस के लेकर के जिस डिसीजन के अंदर कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस को लेके डिसीजंस आते हैं वो डिसीजंस ज्यादातर हम शेयर होल्डर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं,
लेकिन कंडक्ट से रिलेटेड जो होते हैं वो मोस्टली यहाँ के हेड्स करते हैं, है ना, हेड्स एंड ब्रेन्स। सो यहाँ पे पोएम की टेस्टिंग हमें एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हुए डिसीजंस में करने की जरूरत नहीं है, ऐसी हर किसी चीज पे पोएम टेस्ट करने नहीं जाते। इन सारे फैक्टर्स में हमको पोएम की टेस्टिंग करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये सबको क्लियर है, सो फिर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं और आप उसका जवाब देंगे और सिर्फ मुझे बताएंगे कि क्या इस बात पे पोएम डिसाइड हो सकता है। ठीक है, एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो होली ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, बस इतना ही कुछ दे रखा है, तो क्या ये पोएम डिसाइड कर देगा? आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है, यस और नो, और ये मैं ओपन छोड़ रही हूं, यहां मैं आंसर नहीं कर रही हूं। ठीक है, क्या ये पोएम डिसाइड करेगा? और अगर आप लोगों को किसी का आंसर आता है यस, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका पोएम क्या निकलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कोई भी पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है एक फॉरेन एंटिटी की इंडिया में, तो क्या इस बेसिस पे इसका पोएम डिसाइड हो पाएगा? यस और नो, यस या नो। ठीक है, थर्ड सिचुएशन इज, कोई फॉरेन कंपनी है जिसके वन ऑफ द डायरेक्टर्स लिव्स इन इंडिया, जो एक कोई डायरेक्टर है उसका वो भारत में रहता है, क्या ये इंफॉर्मेशन पोएम डिसाइड करा पाएगी? यस और नो, यस और नो। और जो लोग भी यस और नो के साथ अपने रीजंस देना चाहे, मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेरे लिए, है ना। अब इसमें हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के, और वो एग्जाम्पल्स की तरह से क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को आपको ऊपर रिफ्लेक्शन में दे दूंगी, अभी के लिए आप सिर्फ सुनो और फिर मुझे जवाब दो कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, एक कंपनी है, ए कंपनी इज अ सोर्सिंग एंटिटी फॉर इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप, इनकॉर्पोरेट होती है कंट्री एक्स में, और 100% सब्सिडरी है इंडियन कंपनी बी कंपनी की। ठीक है, जो वेयरहाउस एंड स्टॉक इन देम आर दी ओनली असेट्स ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड कहां पे है? कंट्री एक्स में। ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज आर इन कंट्री एक्स। अब यहां मैं कंट्री एक्स नहीं बता रही आपको। द एवरेज इनकम वाइज ब्रेकअप ऑफ कंपनीज टोटल इनकम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का जो एवरेज इनकम दिया है वो ये बता रहा है 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेजेस आर मेड फ्रॉम पार्टीज विच आर नॉन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, और सेल किसको किया है? टू दी एसोसिएट। तो परचेज नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज से हुआ है और सेल किसको हुआ है? एसोसिएट एंटरप्राइज को। दूसरे केस में 30% इनकम जो है ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जहां परचेज हुई है एसोसिएट एंटरप्राइज से और सेल भी एसोसिएट एंटरप्राइज को होगा। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में 3% इनकम ऐसी ट्रांजेक्शन से है जहां परचेज हुई है एसोसिएट एंटरप्राइज से है, लेकिन सेल किसको हुआ है? नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को। एंड 10% ऑफ द इनकम इज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये कंपनी एबीओआई टेस्ट पास करती है या फेल करती है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे कंपनीज की जो फर्स्ट टाइमर्स होंगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना? जो फर्स्ट टाइम हमारे देश में रेजिडेंट बनेगी कॉज ऑफ पोएम, ठीक है, इसका मतलब अब उसे भारत में क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। ठीक है, तो हमें उसे कुछ चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। पहली बार आ रही है तो बेचारी को नहीं पता होगा ना सारी बातें। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स हैं तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा वेलकम ट्रीटमेंट देना चाहती है, तो उन्होंने एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन है 115JH। ये सेक्शन बेसिकली ना इंसर्ट हुआ था इन 2016, 1/4/2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, सो कोई नया भी नहीं है इतना, आप सब लोग यूज्ड होंगे। सो इसमें जो भी फॉरेन कंपनी पोएम की एप्लीकेशन की वजह से भारत में रेजिडेंट होती है, उन कंपनीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफाई कर सके क्या? कुछ एक्सेप्शंस, कुछ मॉडिफिकेशंस
कुछ एडेप्टेशंस और कुछ गाइडलाइंस भी दे सकती है। ये जब भी ये नोटिफाई करेगी ना, तो ये ऐसी हवा में नहीं लेके आ जाएगी, इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो होंगे, बोथ हाउसेज में से प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब इसको सबकी जो होगी सहमति सीख करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके बाद ही इसे नोटिफाई कर सकता है। सो बेसिकली ये क्या नोटिफाई करता है, ये नोटिफाई करता है रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम्स। और उसमें भी जब हम टोटल इनकम को कंप्यूट करा रहे हैं ना इस फॉरेन कंपनी की, तो वो किस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड है, हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, है ना। तो कोई भी चीज जो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन डाल सकती है एक फॉरेन कंपनी को, वो किन चीजों को लेकर के होगी कि इस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी के जो अनएब्जॉर्व्ड डेप्रिसिएशन है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट हम देंगे नहीं देंगे, कैसे देंगे, ठीक है। कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, किसी भी तरीके के कोई लॉसेस इसके पेंडिंग खड़े हुए हैं बिजनेस के, ऑफ कोर्स वो कहेगा ना कि भाई मेरे इतने लॉसेस, अब इनकम हुई है और रेजिडेंट हुआ तो तुम टैक्स तो ले रहे हो, लॉसेस का क्या होगा, ठीक है। सो हम उसे भी कंसीडर करेंगे कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स या फिर कलेक्शन या रिकवरी ऑफ टैक्स को लेकर के, तो उस सब की क्लैरिटी भी इस नोटिफिकेशन के अंदर वो क्लियरली मेंशन करेगा, ठीक है। अगर एक फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बनी इस पहले सिचुएशन में, ठीक है, पोएम की वजह से, तो ये सब चीजों की क्लैरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आया है इस तरीके का नोटिफिकेशन, वो 2018 में आया है, वही चल रहा है अभी तक भी, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें इन्होंने नोटिफाई की हैं। आप मॉड्यूल में चेक करोगे तो उन्होंने उसका एक एडॉप्शन भी डाला हुआ है कि किन किन चीजों में कैसे करना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे एक फास्ट उसका रिकैप दूंगी ताकि आप लोग फटाफट से देख लो कि क्या बेसिक माइंडसेट है। हमें उस तरीके का क्वेश्चन जनरली यहाँ नहीं पूछा जाता, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर मान लो कि कोई एक फॉरेन कंपनी जो रेजिडेंट बनी है पोएम की वजह से, है ना, और ये बेसिकली असेसमेंट प्रोसीडिंग में, इसकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है, तो यहाँ पे ना कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 115 JH सेक्शन कहता है कि ये जो आपका हमने यहाँ पोएम सेट किया है और ये जो भी हम आपको ये दे रहे हैं सारी कैलकुलेशंस, ये आपकी सब्सीक्वेंट ईयर्स में भी कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका असेसमेंट ऑर्डर नहीं आ जाता। जो आपकी असेसमेंट है ये कंप्लीट होके असेसमेंट ऑर्डर नहीं आ जाता। मान लो आपका असेसमेंट शुरू हुआ 2020 से, ठीक है, और वो अभी भी चल रहा है और वो 2023 में जाके कंप्लीट होता है, तो असेसमेंट ऑर्डर कहाँ आया, यहाँ पे। तो कह रहा है 2020 से लेकर के 23 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आप हम 2020 को जो प्रीवियस ईयर है ना, वहां आप पोएम की वजह से रेजिडेंट हुए हो, तो कह रहा है ये जो जितना भी पीरियड बीच वाला है ना, इस सारे के सारे पीरियड पे भी आपके ये सारे के सारे जो 115 JH की जो पावर इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने किया, वो सारा का सारा यहाँ पे भी एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डालता है। अब यहाँ एक सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये नोटिफिकेशन निकाला तो इसके अंदर एक प्रोसीजरल कंडीशन भी डाली, ठीक है। उसने कहा कि ये पर्टिकुलर तरीका है ना, ये जो जो भी आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, या उसने कहा कि जो आपको सेट ऑफ लेने हैं, इस सेट ऑफ को इस तरीके से कोई रूल्स ले डाउन कर दिए कि इस तरीके से आपको करना है, और वो फॉरेन कंपनी उस प्रोसीजरल कंडीशन को नहीं फॉलो कर पाती, फेल कर जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, जो भी बेनिफिट एग्जम्पशंस रिलीफ उसको दिए गए, वो डीम टू बी रॉन्गली अलाउड मान लिए जाएंगे। हम कहेंगे तू कौन भाई, हम तो तुझे नहीं जानते, ठीक है। सो डीम टू बी रॉन्गली अलाउड मान लिए जाएंगे। और एओ क्या करेगा, एओ तो खुश है ना, हाँ, उसकी कमाई के दिन आ गए, तो एओ क्या करेगा, रिकम्प्यूट करेगा टोटल इनकम को, और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं वो करेगा, ये मानते हुए जैसे इसे कभी भी ये बेनिफिट पास ऑन हुए ही नहीं थे, ठीक है। सो वो दोबारा से क्या कर देगा, नील बटा सन्नाटा, ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स उसे मिल रहे थे इस सर्कुलर की वजह से, उन सब को वो जीरो कर देगा और फ्रेश तरीके से उसकी इनकम को कंप्यूट करेगा। अब यहाँ पे आता है सेक्शन 154 का रूल। ये किस चीज के बारे में बात करता था, रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स एपरेंट, है ना। अगर रिकॉर्ड से ही एपरेंट कुछ मिस्टेक्स हैं, अगर उसका रेटिफिकेशन है, तो ये हमारे पास 4 ईयर का पीरियड
अब क्वेश्चन ये है कि मान लो इस फॉरेन कंपनी को पता चलता है कि मेरी कोई गलती है, ठीक है, और ये गलती, अच्छा ये तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड से रिलेटेड है तो मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो ये सेक्शन 154 के 4 इयर्स कहाँ से चालू होंगे? तो ये कहाँ से चालू होंगे? जहाँ कंपनी फेल टू मीट द कंडीशन था, ठीक है, जिस पॉइंट पे भी, जिस प्रीवियस ईयर में भी कंपनी फेल्ड टू मीट द कंडीशन, ये उससे शुरू होगा, उससे 4 से, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को हर हालत में याद रखनी है। मैं इसको हाईलाइट भी कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लेना अपने पास, अपने नोट्स पे ही ऊपर ही लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन इशू करने से पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखता है, इसे हमेशा याद रखो। अगर क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि नहीं पार्लियामेंट के सामने या तो पास नहीं हुआ या उसने रखा ही नहीं, तो क्या फिर ये नोटिफिकेशन वैलिड होगा? नहीं होगा, ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो प्रिवेलिंग है दैट इज 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था वही, ठीक है। अब आप एक बार के लिए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखो और उस मॉड्यूल के अंदर 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसके कुछ एक इन्होंने ग्लिम्स लगा रखे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों को, ताकि ये समझ में आए। चलिए, जैसे कि मान लो कि अब हमको यहाँ पे ओपनिंग WDV लेनी है, ठीक है। सो एसेट के केस में जब हमें WDV पे काम करना है तो उसको हमें कैसे करना है? तो इस नोटिफिकेशन में इसने क्लियरली लिखा है, अगर ये फॉरेन कंपनी जो है ये टैक्स से असेस हो रही है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में फर्स्ट डे को क्या बैलेंस था वो उठा लेना। अगर ये WDV अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसे क्या करोगे? लड़ेंगे भिड़ेंगे मैम? नहीं आप इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी दिया होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, पूरी मेहनत करोगे, एज्यूम करते हुए, जैसे कि एस जो हमारा तरीका होता है ना WDV का निकालेगा, बिल्कुल हम वो सारा फॉलो अप करेंगे। और मान लो ये फॉरेन कंपनी असेस ही नहीं होती टैक्स को, तो फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर दे रखी है उसको उठा लें, ठीक है। ऐसे ही सेम केस है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशंस, अगर ये होंगे तो क्या करेंगे? अगर असेस होती है टैक्स को तो हम जो हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है उसकी फर्स्ट डेट को जो भी वैल्यू होगी उसे उठाएंगे। अगर ये नॉट असेस्ड है इन फॉरेन जुरिडिक्शन तो उस सिचुएशन के अंदर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें वैल्यू दिखेगी हम उसे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये एक सिनेरियो काफी सारा है जो फेस कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री जिसका भी रेफरेंस ले रहे हो उसका फाइनेंशियल ईयर और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर ही डिफर कर रहा है। मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर चल रहा है, और हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे, इससे 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक की और बनवाएंगे, ठीक है। और ये पीरियड टोटल कितना हो जाएगा? 15 मंथ्स। तो यहाँ पे 15 मंथ्स का डाटा यूज करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही सेम सिचुएशंस में क्या काफी सारी कंट्रीज में और वियर्ड सिचुएशंस हो सकती हैं। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है एक और वियर्ड सिचुएशन का, कि मान लो 1 जुलाई से लेकर के और 30 जून ये पीरियड हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसके जो हमारे वाला पीरियड जिसमें लाई करेगा वो, और जो इन्होंने बनाया है एन एक्सटेंडेड, उतना लंबा पीरियड हम वहां पे लेके जाएंगे। तो हम वो पूरा का पूरा पीरियड का इससे कैलकुलेट कराएंगे। हमको कहीं पे भी ना एडजस्टमेंट नहीं करनी कि हम यहाँ से क्लोजिंग उठा लें वहां। अगर ये 1 जुलाई से चल रहा है तो फिर हम इसके जो पीछे वाली वो सिनेरियो होगा, ठीक है, वहां पे से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के और जहां इसका क्लोज हो रहा है वो पूरा पीरियड हम यहाँ पे पिकअप करेंगे। अब कुछ एक ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहां कुछ जो प्रोविजंस हैं वही आपस में लड़ भिड़ रहे हो, कि रेजिडेंट को कुछ फैसिलिटी मिल रही है, फॉरेन कंपनी को कुछ फैसिलिटी मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या किया जाएगा? तो ऐसा ही ये बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लो जो TDS के प्रोविजंस हैं वहां पे एक प्रोविजन फाइट कर रहा है कि यहाँ पे रेजिडेंट के लिए कुछ और बात कर रहा है और फॉरेन कंपनी के लिए कुछ और बात कर रहा है, और ये जिस सब्जेक्ट में है ये क्या है? फॉरेन कंपनी, लेकिन पोएम की वजह से रेजिडेंट होगी। तो इन दोनों में से अप्लाई क्या करना है? तो इस केस में हम हर हालत में फॉरेन कंपनी वाला जो TDS का प्रोविजन होगा ना उसको ही प्रेफरेंस देंगे। देखो पहले नंबर पे ये क्या है? फॉरेन कंपनी। ये रेजिडेंट बाद में बनी है, राइट। और रेजिडेंट स्टेटस इसका हर साल चेंज होगा क्योंकि हम हर प्रीवियस ईयर के लिए चेक करेंगे। तो
फॉरेन कंपनी वाले जो रूल्स हैं वो सबसे पहले फाइनल होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई भी अवेलेबिलिटी है इसको डिडक्शन अंडर 1991 कोई भी तरीके का टैक्स क्रेडिट है तो क्या करेंगे, देंगे, क्योंकि हम फॉरेन कंपनी के बेनिफिट्स को विड्रॉ नहीं कर रहे उसे रेजिडेंट बना करके, ठीक है, वो एड ऑन है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की नॉन एप्लीकेबिलिटी किस सिचुएशन में हो जाएगी, ये एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशन या एडेप्शंस अप्लाई नहीं करेंगे अगर किसी फॉरेन कंपनी अदरवाइज भी चार्जेबल टू टैक्स रहती है, अगर वो रेजिडेंट नहीं होती, फिर ये नोटिफिकेशन उस पर अप्लाई नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, मुझे नोटिफिकेशन में ले लो, मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, अगर मैं नोटिफिकेशन के बाहर जाऊंगा तो 100% टैक्स हो जाएगी। तो हम कहेंगे भाई तू तो वैसे भी अगर ये इधर नहीं आ रहा होता ना तो तू टैक्स हो ही रहा होता, तो तू टैक्स ही हो, तू पहले हमारे लिए फॉरेन कंपनी है और उसके बाद तू हमारे लिए रेजिडेंट है, ठीक है। ये आइडियोलॉजी दिमाग में रख लोगे तो ये सारी बातें सिर्फ मैं रीड कर रही हूँ, आपके दिमाग में ये क्लियर रहेंगी। जब भी कोई फॉरेन कंपनी है और वो पोएम की वजह से रेजिडेंट बन रही है, ठीक है, तो हर चीज में पहला अधिकार फॉरेन कंपनी का, जो भी होगा वो उसको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन है जहां फॉरेन कंपनी जो है रेजिडेंट बनती है इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, तो उस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं। अगर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है भारत में एक प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और विच इज सेट टू बी रेजिडेंट, और एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, एडेप्शंस उसको अप्लाई हो गई हैं, ठीक है। जो भी उस वक्त हमने उसे कैलकुलेट किया, उसकी WDVs, उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, मान लो जो फर्स्ट ईयर था ना उसमें आपने सारी मेहनत कर दी, अब सेकेंड ईयर में भी जाकर के उसका हमने कैलकुलेट करना है। तो देखो जो हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, सेकेंड टाइम में वो फर्स्ट टाइमर रही कहाँ, तो हमारे पास जो भी ओपनिंग्स यहाँ से ड्राइव होके आएंगे ना, उन ओपनिंग्स को हम यहाँ लेंगे। अब ये फर्स्ट टाइमर्स की तरह बिहेव नहीं करेगी, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है यहाँ पे। अब कोई और ट्रांजेक्शन्स पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या इस बात से, नहीं, किसी भी और तरीके की कोई ट्रांजेक्शन्स पे आपस में इंपैक्ट नहीं आएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनी, क्या उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं भाई, फॉरेन कंपनी के किसी भी और प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी हो, यहाँ पे ये रेजिडेंट बन गई, यहाँ ये फॉरेन कंपनी है, यहाँ का टैक्स रेट कुछ और सजेस्ट करता है, यहाँ का टैक्स रेट कुछ और सजेस्ट करता है, किसको फॉलो करें, तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी, आंख मूंद के, क्यों, क्योंकि पहले हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंपनी। रेजिडेंट तो ये हर साल चेंज हो सकती है ना, हाँ, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है इस नोटिफिकेशन की, मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसका जो फॉरेन जुरिडिक्शन का मतलब क्या है, जो इनकॉर्पोरेट बाहर किसी कंपनी में हुई है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी रूल 115 की क्या होगी, दैट यू विल स्टडी। So this was all about your company residential status. Thank you so much for listening.